नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अजय पुंडीर। जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई जीवन शैलियों के बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करती है कैसे एक जीवन शैली किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल बना सकती है। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे जीवन में खेलों के महत्व के बारे में, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान श्री DM लखेड़ा जी, जो कि एक खेल विशेषज्ञ हैं और खेलों में बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लखेड़ा जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपका खेलों से जुड़ाव हुआ और कैसे आप एक स्पेशलिस्ट तक पहुँचे। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतने सुंदर विषय को आज की परिचर्चा में शामिल किया। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो अपने आप को फिट रखने की है। अब मैं अपनी जो जीवन यात्रा है खेलों की उसके बारे में बताना चाहूँगा जी। देहरादून में ही बेसिकली पहाड़ से बिलोंग करने के बाद देहरादून में हमने अपना निवास स्थान बनाया और उसके बाद स्कूली शिक्षा के दौरान खेलों से मेरा कोई रुझान नहीं था। लेकिन उस समय पे हमारी शिक्षिका होती थी जो प्राचार्य के रूप में सिस्टर पीटर बोलते थे, क्योंकि मैं क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे खेलने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने मुझे खेलने के लिए प्रेरित किया तो मेरा रुझान नहीं था। उन्होंने मुझे बोला कि आपको शाम को ग्राउंड में दिखाई देना है। मैंने उनकी बात को अनसुना किया और मैं क्लासरूम में चला गया जी। लेकिन आज अगर मैं इस पद पे बैठा हूँ या आप लोगों से वार्ता कर रहा हूँ तो शायद ये उन्हीं की देन है। उन्होंने मेरी क्लास तक पीछा किया और मुझे ये निर्देश दिए कि शाम को हर हाल में आप मुझे ग्राउंड में दिखाई देने चाहिए जी। बास्केटबॉल खेल से मैंने अपनी खेल जीवन की यात्रा शुरू करी। उस समय बास्केटबॉल खेल यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित नहीं था, तो फिर उसके बाद मैंने फुटबॉल खेल को चुना। और फुटबॉल में मैं जो उत्तर प्रदेश के ज़माने से सरकार की स्कीमें थी छात्रावास, उस छात्रावास का मैं छात्र रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने प्रतिभाग किया है और कई जो है ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में मैंने प्रतिभाग किया। विश्वविद्यालय स्तर पर हमारी टीम ने अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। पहली बार गढ़वाल यूनिवर्सिटी की टीम उस समय जो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था। तो वो एक मेरी छोटी सी खेलों की जीवन यात्रा है जी। बहुत सुंदर आपने बताया कि कैसे आप खेलों से जुड़े, आपका ग्राउंड में आना हुआ, उसके बाद आप डिफरेंट स्पोर्ट्स से होते हुए फिर आपने एक खेल चुना और फिर आगे बढ़े। सबसे पहले मैं खेल के बारे में एक मूलभूत जानकारी चाहूँगा कि कैसे खेलों का उद्गम हुआ है विश्व में। खास करके हम देखें आज से 100-200 साल पहले जब खेलों की एक पेशेवर या प्रोफेशनल नहीं खेले जाते थे, तब क्या होता था, तब कौन से खेल खेले जाते थे और किस लिए खेले जाते थे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मानव की उत्पत्ति के साथ ही खेल खेलना मानव ने शुरू कर दिया था जी। 1200 वर्ष पूर्व से खेलों का प्रचलन चला है। अगर आप महाभारत रामायण किसी भी उसमें जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तीरंदाजी होगी, घुड़सवारी हो गई। ये एक छोटे छोटे खेल थे जो उस समय पर चले आ रहे थे। उसके बाद कुश्ती हो गई, आपकी स्विमिंग हो गई। ये सारे खेल जो है पारंपरिक खेल थे जो पुराने ज़माने से चले आ रहे थे। और धीरे धीरे उन खेलों के साथ साथ हमारे जो पारंपरिक खेल थे, ट्रेडिशनल खेल होते, गाँव में मेले लगते थे। जैसे अब माना जाए, अब हम उत्तराखंड परिवेश में दें तो एक गिंदी का मेला बहुत फेमस है जहाँ गेंद से जो है खेला जाता है और दोनों ओर छोर खड़े होकर के बॉल फेंकते हैं। तो पहले के समय में ये खेल मेलों का आयोजन होता था, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे और एक जगह जो है कबड्डी हो गई, इस टाइम पे पकड़म पकड़ाई हो गई, आंखों में पट्टी बांध करके एक दूसरे को छूने वाले, ये खेल पहले चलते थे। और धीरे धीरे खेलों ने आधुनिक रूप लेना शुरू किया। ग्रीस यूनान से खेलों का सफ़र होते हुए ओलंपिक का, और आज आधुनिक ओलंपिक में तब्दील हो गया। जैसे कि आपने ट्रेडिशनल खेलों की बात करी, खास करके भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारा परिवेश रहा है और अभी भी है। काफ़ी क्षेत्र हमारे अभी भी ग्रामीण है, तो उन क्षेत्रों में ये जो ट्रेडिशनल खेल है इनकी क्या महत्व है, ये किस लिए उस समय खेले जाते थे और इनका क्या महत्व होता था आम जीवन में? ट्रेडिशनल खेल बहुत ज़रूरी है आम जीवन में जी। आज अगर समाज में बिखराव आ गया तो ट्रेडिशनल खेलों के कम होने के कारण हो गया। हर कोई बच्चा आधुनिक खेलों को नहीं खेल सकता। हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र का बच्चा है, वो आधुनिक खेलों को नहीं खेल सकता, वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है। तो उस समय पे जो ट्रेडिशनल गेम खेले थे आज फिर सरकार पारंपरिक खेलों की तरफ रुझान पैदा कर रही है ताकि उस गांव का बच्चा जो पारंपरिक खेल सके। आज हमारा मिट्टी से, ज़मीन से कोई जुड़ाव ही नहीं है। उसके कारण क्या करो, जब हम इस प्रकार के पारंपरिक खेल नहीं करते तो छोटी मोटी बीमारी, एलर्जी की बीमारी तो बहुत ज़रूरी है जो आम बच्चे को भी पकड़ ले रही है। पहले बच्चा मिट्टी से जुड़ा रहता, मिट्टी से लगे कबड्डी खेलता था,
खो खो खेलता था, गोली खेली, कंचे खेल लिए, पतंग उड़ा लिए, सब जो हमारे ट्रेडिशनल खेल चले आ रहे हैं, बाघ बकरी खेल हो गया। लेकिन उन खेलों के अभाव के कारण समाज में एक किस्म से बिखराव भी आया जी। ट्रेडिशनल खेल समुदाय की भावना को विकसित करते थे, गांव में एक मेल जोल बढ़ा रहता था। तो आज हम आधुनिक खेलों की तरफ तो चले गए हैं, लेकिन आधुनिक खेलों के साथ जो हमारी मूलभूत खेल थे, जो हमारी माँ है जहाँ से खेलों का उद्गम हुआ है, पारंपरिक खेलों को, उनको हर हाल में समाज में पुनः लाना होगा, तभी यह समाज जो है खेलों में और प्रगति कर पाएगा। जैसे कि आपने एक बात कही कि ट्रेडिशनल खेलों का जो एक महत्व था और अब जो मॉडर्न खेल के तरफ एक डाइवर्ट हुए हैं, खास करके ओलंपिक्स जब से आया या इंटरनेशनल कमेटियाँ बनी खेलों की, प्रोफेशनल खेले जाने लगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी जाने लगी। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले हम खेलते थे कम्युनिटी वेलफेयर के लिए या प्रॉस्पेरिटी के लिए कि हाँ इससे समाज में मेल जोल बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा और साथ में काम करने की एक कला विकसित होती है। इसी से मैं आगे जाना चाहूँगा कि सबसे पहले जब हिंदुस्तान में खास करके खेलों की शुरुआत हुई है, हम सुनने में आता है कबड्डी हमारा एक पौराणिक खेल हुआ करता था, कुश्ती एक पौराणिक खेल हुआ करता था। तो इन पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि हिंदुस्तान में खेलों का जो आधुनिकीकरण है वो कैसे शुरू हुआ। आधुनिकीकरण जैसे जैसे विश्व वैश्वीकरण की स्थिति में आने लगा, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, क्योंकि उनके पास सुविधाओं का अभाव नहीं था, और जब सुविधाओं का अभाव नहीं होगा तो नेचुरली वो सारी तकनीकें अपने हिसाब से बनाते चले जाएंगे। आप देखोगे कि हॉकी का खेल एक ज़माने में एशियन कंट्रीज़ की हॉकी में जो है तूती बोलती थी जी, बिल्कुल। हमारा जो फील्ड में ग्रास में हॉकी खेली जाती थी, आज विश्व के जो विकसित देश हैं उनके हर स्कूलों में रेस्टोट्रफ बिछी हुई है। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर दी कि जिसका हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हमें हमेशा उसमें ढलने में वक्त लगेगा, उन सुविधाओं को जुटाने में वक्त लगेगा। तो सुविधाओं के अभाव के कारण भी कई बार हम जो है उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा ये कहना है कि जिस चीज़ में हमारा वर्चस्व है, उस वर्चस्व को बरकरार रखने के कारण हमें उन सुविधाओं को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए, ना ही किसी दूसरे के अधीन हो जाना चाहिए। आज हॉकी में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता चला जा रहा है। हालांकि पिछले ओलंपिक में फिर भी हॉकी में इंडिया ने वापसी की है, वुमेंस में भी मेंस में भी जी। लेकिन फिर भी जो हमारी एक तूती बोलती थी कि एक समय पे जो है ध्यानचंद जी का सिक्का आज भी बोलता चला आ रहा है जी, और हम जो है विश्व खेल दिवस भी मना रहे हैं उनके नाम पर, तो वो स्थिति हमारे पे आनी चाहिए। बिल्कुल वही, फिर से वही बात आती है कि वो हॉकी खेल भी तो भारत के पारंपरिक खेलों से ही निकला है, और उसके बाद जब पश्चिम वालों देशों ने उसे अडेप्ट किया तो उन्होंने उसे अपने अनुसार ढाल लिया, फिर हम पे दबाव बना, हर फिर हम थोड़ा पिछड़ गए। उस समय में वापसी करने में समय लग गया। तो जो एक गैप था, इस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या लगा, क्या कमेटियाँ, क्या एसोसिएशन कर रहे थे, और किस तरीके से हम जो ट्रेनिंग थी उसका क्या रोल था इस समय? अब तो देखो टोटली जो है मॉडर्नाइज हो गए हैं खेल। आपको साइंटिफिक तरीके से खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप साइंटिफिक तरीके से खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो आप पिछड़ते चले जाएंगे। हर टेक्निक का अलग अलग तरीके से उसकी जो है आपको ट्रेनिंग की स्किल्स है, आपकी मसल्स, कौन सी मसल्स आपकी जो है किस खेल में काम आएगी उसके लिए। अब नीरज चोपड़ा देख लीजिए, आज जो है विश्व में उन्होंने तहलका मचाया, भारत को बहुत बड़ा गौरवान्वित किया है। भाला फेंक जो एक खेल है उस खेल में, लेकिन उसकी इतनी तकनीक, किस एंगल में उस डायरेक्शन देना है, कितनी रनिंग कितनी फास्ट है, कितना फॉलो थ्रू रखना है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें, हमें कौन सा जो है हमारे आर्म्स की कौन सी मसल्स है, जो मसल्स सबसे ज़्यादा हमारे को स्ट्रेंथ देगी जो है वर्ड। तो ये सब चीज़ें बहुत साइंटिफिक है। और खेल जो पहले के खेल थे कि खेल खेलना है भाई चलो एक, उस खेल से अगर हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई मुकाम हासिल करना है तो बहुत टेक्निकल फील्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम जीवन शैली से जोड़ना चाह रहे हैं, तो जीवन शैली के लिए खेलों के माध्यम से आज सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें अपने शरीर की, स्वास्थ्य की। उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो इसमें दो पक्ष हम देख सकते हैं कि एक तो है प्रोफेशनल जो कि खिलाड़ी खेलता है, जिसका करियर होता है, और एक होता है कि एक आम जनजीवन में, जनमानस में उस खेलों का भी एक महत्व होना चाहिए कि वो खेले, कोई खेल भी खेले जिससे कि वो कम से कम अपनी फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस को अच्छा रख सके। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि इसीलिए अब किस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आम जनमानस में खेल लोकप्रिय हो जाए। खेलो इंडिया जिस तरीके से एक मूवमेंट चल रहा है, तो इसी तरह के और कौन कौन से तरीके हैं? मैं तो देखो हर अभिभावक से कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ ज़रूर खेलें। हो क्या रहा है कि हम हर साल बच्चे को ड्रेस दिलवा रहे हैं, उसको नाना प्रकार के जो है उसको बुक्स दिला रहे हैं और कुछ दिला रहे हैं, लेकिन शायद ही बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो हर साल बच्चों को एक इक्विपमेंट खेल का दे रहे होंगे। उसे हमें इक्विपमेंट फ्रेंडली बनाना है।
बच्चा घर घर में ही खेलना सीखे, माँ बाप उसके साथ समय दें। जब माँ बाप समय देंगे तो नेचुरल जो बच्चे की ग्रोथ है, आज हर बच्चे की देखो ग्रोथ कम होती चली जा रही है, उसके अंदर स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, उसके अंदर स्टेमिना कम होता जा रहा है, उसके अंदर एंडोरेंस का अभाव है। जब इन सब चीज़ों का अभाव होगा, हम जीवन तो जीना चाहते हैं 70-70, 80-80, 90-90 साल, लेकिन जीवन के जो हमारा जो बाल्यावस्था काल है, उस बाल्यावस्था काल या युवावस्था काल में जब हम अपने लंग्स के, अपने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं करेंगे, उन पर प्रॉपरली उनको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे उनमें कमजोरी होती जाए, और उस कमजोरी का नतीजा आने वाले समय में हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी कार्यशैली में आएगा। तो खेलों को न सिर्फ कि हम मेडल जीतने के लिए या हमें कहीं बहुत वो जाना, उसने खेलों को सिर्फ अपना जीवन अच्छा से जीने के लिए भी जरूर खेलना चाहिए। जी, तो जैसे आपने कहा कि एक आम जन जीवन में भी आपको खेल खेलना चाहिए, खास करके फिजिकल फिटनेस के लिए। मैं इसके एक और पक्ष में जाना चाहूँगा कि मेंटल फिटनेस क्या आजकल खासकर एक बात हो रही है कि आपको मानसिक तनाव जो एक बहुत बड़ा समस्या हमारे समाज में है, खास करके जो समय चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, तो इसको लेकर क्या महत्व हो सकता है, क्या खेल एक रोल प्ले कर सकता है? पंडित जी, खेल जो है ना, खेल एक मन बहलाने के लिए भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। जब हमारा मन किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाता है, उस बोझिलपन को हटाने से हम दूसरी तरफ को जाते हैं, हम खेल में चले गए, हम म्यूजिक में चले गए, हम ड्राइंग्स में चले गए। तो इस प्रकार से जा करके हम जो है अपने माइंड को डाइवर्ट, और जब हम अपने माइंड पे डाइवर्ट करेंगे तो नेचुरली जो स्ट्रेस है वो कम होगा। हमारी मसल्स जब थोड़ा सा थकेंगी तो उन्हें रेस्ट करने को मिला, वो सोएंगी भी, हमारे को नींद भी अच्छी आएगी और हमको भूख भी अच्छी लगेगी, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो नेचुरल है कि मेंटल स्ट्रेस कम होगा। आज हो क्या रहा है कि जिन खेलों को हमें अपने आंगन में खेलना था, जिन खेलों को हमें अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना था, मोबाइल पे आ गए, वो हम मोबाइल पे आ गए जी। और हमारे सिर्फ हाथों की उंगलियां, सिर्फ एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ हमारे हाथों की उंगलियां मूवमेंट कर पाएंगी, बाकी शरीर हमारा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया। मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूँ, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन आप जिन खेलों को खेलना, बाहर खेलना, उनको खेलो। आपके लिए मोबाइल सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, उसमें आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसको गेन करके आप उसे प्रैक्टिकली फील्ड में लेके जाइए। लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली अगर मोबाइल में ही करोगे, स्क्रीन पे, तो उससे निसंदेह आप जो है विकास नहीं कर पाएंगे अपना, और जब आपका विकास नहीं होगा तो नेचुरल आप मेंटल स्ट्रेस होगा। जब उस स्थिति में आप, एक खिलाड़ी जो बहुत अच्छी खेलता है और खेलने के बाद हारने के बाद भी जो है मुस्कुराता हुआ बाहर आता है, क्यों? उसका मेंटल लेवल उस स्तर तक पहुंच गया है, उसको तनाव उसको झेलना आता है। तो तनाव झेलना बच्चों को आना चाहिए, और वो तब आएगा जब हम स्ट्रगल करना सिखाएंगे। जी, आपने एक टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम की बात करी कि उसका एक ये हो गया है कि थोड़ा सा खेलों की तरह हमारे बच्चों का, खासकर जो एक अपकमिंग जनरेशन है, टीनेजर हैं, उनका रुझान कम हुआ है। मैं इस पर एक प्रश्न में आना चाहूँगा कि महिलाओं की भागीदारी के बारे में हम बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं, खास करके भारत के संदर्भ में? महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष में बढ़ती जा रही है। निसंदेह जो है हमारी महिलाएं तो वैसे भी जो है पुरुषों से ज़्यादा कामकाजी रही हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी हमसे ज़्यादा घरों में हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए एक हमारी क्षमता होती है, बॉडी की कार्य क्षमता होती है कि हमने सपोज 2 किलोमीटर मैंने वॉक कर ली, मेरे बॉडी के अंदर स्टेमिना कब आएगा? जब मैं 2 से 2.5 अपने बॉडी को चलाऊँगा या 3 किलोमीटर चलाऊँगा। हो क्या रहा, आज की हमारी जो है महिलाएँ जो जीवन शैली में है, वो भी अक्सर जो है बैक पेन की शिकार, जो है मेंटल स्ट्रेस की शिकार, आपके शोल्डर्स में पेन हो गया इसके शिकार हो जा रही है, जॉइंट पेन और जॉइंट्स पेन हो जा रहा है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जा रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो जा रही है, कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के जॉइंट्स में। उसका कारण क्या है कि हमारी जो दिनचर्या, जो जीवन शैली है, उसको हमने अनियंत्रित कर दिया। हम इस शरीर से 24 घंटा काम लेना चाहते हैं जी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस शरीर को हम आधे से 1 घंटा दे नहीं पा रहे हैं, और जिसका कारण खामियाजा हम जीवन शैली हमारी जब अनियंत्रित हो जा रही, हम आने वाले समय में दे रहे, जो जीवन का पैसा पूंजी हमने कमा रखी है वो हम डॉक्टरी पे लगा रहे हैं, फिर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि आप इतने किलोमीटर चलो, ये आप वर्कआउट करो। उनका कहना हम पैसे दे करके मान ले रहे हैं, लेकिन जो आपको पहले से पता है उसको करने में आज हर आदमी जो है ढीलापन अपने आप में लाता है, और जिसके कारण वो परेशान है। जी बिल्कुल, एक फिजिकल एक्टिविटी की आपने बात करी, खास करके जो कामकाजी लोग हैं, चाहे वो पेशेवर लोग हैं, तो उनके लिए किस तरीके से आप
आपको क्या लगता है किस तरीके से शेड्यूल बना सकते हैं? उनको सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए? किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं? जीवन का कोई शेड्यूल नहीं है पंडित जी। जी। जीवन पल पल जीने का पल है। और मैं पर्टिकुलर सोच लूँ कि खास करके ऑफिस टाइमिंग्स को लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पर्टिकुलरली सोच लूँ कि भाई मुझे सुबह ही जाना है। मान लीजिए किसी दिन मेरा एक रूटीन है, मैंने सुबह सुबह मेरा जिम छूट गया। हमें हमेशा लचीलापन अपनाना है। आपका शेड्यूल बन जाए बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन अगर शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, जब आपको समय मिले, आज तो ऑफिसों में भी ये प्रोफेशनलिज्म ले आए हैं, क्योंकि ऑफिसों में प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी पता चला है कि जिस आदमी की कार्य क्षमता का अगर विकास करना है तो कम से कम उसे फिजिकली फिट रखना पड़ेगा। अब प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ जिम खोल रही हैं, अपने यहाँ इंस्ट्रक्टर रख रही हैं और उन्हें रिक्रिएट कर रही हैं ताकि वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा सके। आज हमारी वर्किंग कैपेसिटी, फटीग एक शब्द है, और फटीग कब होती है? जब हम काम कर लेते हैं, ज़्यादा काम कर लेते हैं, शरीर ओवर वर्कलोड जी। तो हमारी बॉडी को ओवर वर्कलोड लेने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता 2 घंटे का हमें काम करने का मौका मिला है और किसी दिन आवश्यकता अनुसार अपने देश के इंटरेस्ट में, अपने विभाग के इंटरेस्ट में अगर हमें 3 घंटे भी काम पड़ जाए तो हमारी स्थिति होनी चाहिए कि 3 घंटे बाद भी हम तरोताज़ा महसूस करें। वो हमारे अंदर इतनी इंडोरेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसका आज की डेट में बहुत अभाव है। बच्चा जो हम चाह रहे हैं किसी भी इंसान से कि आधा घंटा, वो आधा घंटा ही वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा हमारे अंदर आज की डेट में एक ड्रॉबैक हो चुका कि हमें पता होते हुए भी, हर इंसान को पता है कि कम से कम हमें 40 से 45 मिनट हमें जो है 4 से 5 किलोमीटर वॉक करनी है, इतना समय अपने लिए देना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है 50% लोग भी ऐसा कर पा रहे होंगे देश में। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वर्क प्रेशर इतना है या आपको कॉम्पिटिटिव एक नेस इतनी है कि आपको जीवन की आपाधापी में आगे निकलने के अवसर में आप ये चीज़ें सब भूल रहे हैं? ये ऐसा नहीं कि हम भूल रहे हैं हमारे सिस्टम में ये चीज़ नहीं आई, हमारे परिवारों में ये चीज़ नहीं आई। आज जो है हर परिवार में सुबह नाश्ते का शेड्यूल है, लंच का शेड्यूल है, स्कूल जाने का शेड्यूल है, बैग रखने का शेड्यूल है जी। बचपन से बच्चे को ये सिखाया, लेकिन उसको अपने शरीर के प्रति अवेयर करना, उसके शरीर के प्रति फिट रहना, उसे इस चीज़ का हमारे बचपन से ही अभाव चला रहा, हमारी शिक्षा प्रणाली में अभाव चला आ रहा है। सिस्टम में जो है ना, बच्चे के अंदर, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि सुबह मैं आधा घंटा जब वर्कआउट कर लूँगा, खेलूँगा या शाम को, तभी मुझे जो है आज का शाम का खाना मिलेगा, जिस खाने को खा के मैं उसे डाइजेस्ट भी कर पाऊँगा और हेल्दी भी रहूँगा, अच्छी नींद सोऊंगा, अपने शरीर को सुडौल बना पाऊँगा। और जो होता है ना कि ब्रेन, ये खेल जो है ब्रेन बूस्टिंग का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एफिशिएंसी बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि स्कूलों के संबंध में देता हूँ। हम परीक्षा कक्ष में बैठे हो तो 3 घंटे हमें मिलते हैं, कम से कम 2 से ढाई 3 घंटे। उन 3 घंटों में हमें सवाल हल करने होते हैं। लेकिन अगर आप फील्ड में हैं, फुटबॉल के फील्ड में हो गए, क्रिकेट के फील्ड में हो गए, वॉलीबॉल के फील्ड में हो गए, आपको सेकंड के 100वें हिस्से में डिसीजन लेना है। कितना क्विक आपका माइंड का डिसीजन होना चाहिए कि बॉल आई है, उस बॉल को आपको कैसे हिट करना है या उस बॉल को आपको कैसे पास करना है। इतना प्रेशर रहता है और उस प्रेशर को एक खिलाड़ी ही है जो आसानी से फील्ड के अंदर लोड लेता है और उसके बाद उसको ईजिली जो पुश ऑन कर देता है। तो ये खेलों के माध्यम से हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि हमारी जीवन शैली में, परिवारों में, घर में, मोहल्ले, सोसाइटी में ये तो एक अनिवार्य विषय है। आम व्यक्ति को अगर कोई खेल खेलना हो तो आपको क्या लगता है कि उसे कौन सा खेल खेलना चाहिए? ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है, हर खेल हम नहीं खेल सकते, खास करके एक वर्किंग आदमी के लिए या वर्किंग किसी भी प्रोफेशनल के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से खेल आसानी से खेले जा सकते हैं? उसके लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है आपके? देखिए, खेल कोई भी जो आपका इंटरेस्ट का हो, जिसमें आपको लगा हो। अब मैं अगर कोई ऐसा खेल सजेस्ट कर दूं कि जिस खेल में आपका इंटरेस्ट है, खेल हर कोई खेला जा सकता है जी। कई लोग कहते हैं कि यार खेलों के खेलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। कुछ नहीं, फुटबॉल खेले एक बॉल चाहिए आपके पास, छोटी सी छत तो है आपके पास। क्रिकेट है, आप बॉल हैंग करके खींचते हैं। शटल है, आप शटल को हैंग करके खींचते हैं छोटी सी जगह में। हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है आपको ही। तो ऐसा नहीं कि खेलों खेलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा जगह अपने आप को एक्सपोज करने के लिए चाहिए। जब हम किसी टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं, किसी मैच में जा रहे हैं जहाँ हमें अपने आप को दिखाना है। और हम कब दिखा पाएंगे? जब
हम अपने छोटे से क्षेत्र में कहीं पे भी हमें समय मिला है, उस समय पे हम अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे जी। आज क्या हो रहा है कि हम जो है ग्राउंड्स में चले जा रहे हैं, बहुत बहुत समय खेल के आ रहे हैं जी। लेकिन हमारी बेसिक स्किल्स जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। जब बेसिक स्किल्स डेवलप, भाई जब हम ABCD लिखना सीखेंगे तभी अजय पुंडीर भी लिख पाएंगे ना जी। अब हम सीधे सोचे कि एक बच्चा अजय पुंडीर लिखे तो बेसिक चीज़ों को हमें सीखना होगा, बच्चों को स्किल्स सीखनी होगी हर खेल की। जब हम हर खेल की स्किल्स सीखेंगे तो नेचुरल है, जब हमारी परफॉर्मेंस कहीं हम जहाँ परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे वो अव्वल दर्जे की होगी। तो खेल कोई भी खेलिए आप अपने घर में, आप एथलेटिक ही मान लीजिए जी, बहुत ज़्यादा कोई एथलेटिक्स तो मदर ऑफ ऑल, शरीर है आपकी जो है मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है। आप इतनी स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए अपने मसल्स की जो है आपके घर में जो है तो आप खेल सकते हैं जो है जी। तो जैसे कि आपने रिफ्लेक्सेस की बात की, आपने स्किल्स की बात की, मैं बच्चों के संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि बच्चों के कंसर्न में छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे स्कूल गोइंग होते हैं, जिन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, उनके लिए किस तरीके के खेल डेवलप करने चाहिए, उनके लिए क्या एक करिकुलम बनाना चाहिए, किस तरीके से सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में इसको इन्वॉल्व करें ताकि आने वाले टाइम पे उनकी एफिशिएंसी, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल फिटनेस सब कुछ अच्छा हो। देखो बच्चों के लिए पर्टिकुलर कोई गेम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि बच्चों के लिए कोई खेल हो। बच्चों का हमें बॉडी का और उसका मानसिक विकास करना है जी, वही बिल्कुल उनके फ्री हैंड मूवमेंट होने चाहिए, ग्रोथ जिसे हम उनकी ग्रोथ डेवलप है। अब मैं एक बच्चे को, वो छोटा बच्चा है उसको पहले ही मैं स्किल सिखाने लगी भाई ये कर, नहीं आप 5 से 7 साल तक के बच्चों को जो है 4-5 उनके मूवमेंट का, फ्री मूवमेंट, उनके अंगों का, उनके बॉडी पार्ट्स का विकास होना चाहिए, उनका इंटरेक्शन बढ़ने दीजिए। बॉल सपोज जो बॉल है तो बॉल से इंटरेक्शन, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ने दीजिए, है ना। और बच्चा खेल खेल में एंजॉयमेंट के साथ खेले। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगे फिर उसके बाद हमें उसका क्लासिफिकेशन करना होगा कि भाई ये बच्चे के अंदर इस चीज़ में टैलेंट है। बच्चा दौड़ रहा है तो उसकी रनिंग स्टाइल, उसके स्टेप्स देख के लग जाएगा कि भाई इस पे ही है, इस पे स्पीड है तो इसको स्पीड की जो है जो हमारी वो रिफ्लेक्स है। तो ये सब चीज़ देखेंगे। बच्चों को पर्टिकुलरली कोई खेल अगर हम कहते हैं कि छोटा बच्चा है उसे एंजॉय करने दीजिए खूब, कुछ उसके पास इक्विपमेंट हो, कभी बास्केटबॉल, कभी फुटबॉल खेल रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी स्कीपिंग कर रहा है, कभी गोली कर रहा है, कभी पतंग उड़ा रहा है, सब जो है ना, तो उसे करने दीजिए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप ही किसी न किसी खेल में चुन लेगा अपने आप ही, क्योंकि एक प्रोसेस में आएगा। तो प्रोसेस बहुत ज़रूरी है अगर किसी खेल को चुनना है। तो इसी में मैं आना चाहूँगा कि कैसे फिज़िकल एक स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली खेलना है या नेशनल लेवल पे किसी देश को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? देखिए आपने स्ट्रेंथ की बात करी, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा टॉपिक है। और शरीर में स्ट्रेंथ है तो हम हर जगह खड़े हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर शरीर में स्ट्रेंथ नहीं है तो हमारे जो हम जीवन में जो देना चाह रहे हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, समाज को, वो नहीं दे पा रहे। और परंपरागत खेलों से लेकर के खेलों की जीवन शैली में लेकर के आप जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के बहुत छोटे छोटे से माध्यम हैं। एक टाइम पे उठक बैठक लगाने के लिए बोलते थे जी, ठीक है जी, आप पुशअप लगा दीजिए। कोई जरूरी नहीं है आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जिम ही जाना है जी, जिम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। लेकिन हमारे पहाड़ी परिवेश में बच्चा तो जो है 5-5, 6-6 किलोमीटर स्कूल आता था, पढ़ने जाता था। महिलाएं जो है घास का जो है पिट्ठा लेकर के ऊपर नीचे जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों से स्ट्रेंथ इजीली डेवलप होती है। मैं कहता हूँ बच्चों को घर में इस प्रकार के संस्कार डालिए कि वो आपके घरों में कुछ घरेलू कार्य जरूर करें जी, ताकि उनसे घर से भी लगाव हो और उन्हें पता चले कि परिवार में कैसा रहना है, हमारी जीवन शैली, और उन्हीं काम को करते करते उनकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। आज बच्चे को अगर आप घर में बोल दो कि थोड़ी सी डस्टिंग कर दो या झाड़ू लगा दो या कोई घर का काम कर दो तो शायद वो नहीं कर पा रहा, उसे ये नहीं आ रहा। उसका ये भी एक कला है कि आपको झाड़ू कैसे लगाना, आपका हाथ का मूवमेंट वो जो है जी, आपको अगर रूम में सफाई करनी है तो कैसे करनी है। तो ये कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, जो छोटी छोटी चीज़ें घर से शुरू होती है और धीरे धीरे आगे जा करके हम जो है मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों में जब संतुलन होगा तो निसंदेह हम जो है आगे बढ़ेंगे। और जीवन शैली का एक बहुत बड़ा ये रोल है कि हमारी तीनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जी। आपने कोऑर्डिनेशन की बात करी, आपने एक बेसिक स्किल्स की बात करी जो कि हम अपने घरों से ही सीख सकते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एज अ कोच, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर, आपने जो चीज़ें देखी हैं बच्चों के अंदर, तो आपके अपने अनुभव के आधार पर आपको क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में अभी काम करना बाकी है, खास करके जो हमारा अपकमिंग टैलेंट आ रहा है
जिनको खेल एज अ करियर चुनना है, जिनको खेलों में आगे बढ़ना है, जिन्होंने खेल को ही अपना एक माध्यम बनाना है जीवन यापन का, तो उनके लिए आपके लिए क्या आप सोचते हैं? मैं खेल के साथ साथ बच्चों को खेल तो खेलना ही है, लेकिन मैं एजुकेशन को भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल देता हूँ। अब क्योंकि खेलों में आप अगर आगे निकलते चले जाएंगे, लेकिन 1% अगर कहीं पर आपका फेलियर आ गया तो आपकी जो पढ़ाई बहुत जरूरी काम आएगी जी। खेलों के में आपको अगर प्रोफेशनल अप्रोच करनी है तो पहली मेरी एक सलाह ये है कि कोई भी बच्चा, उनके माँ बाप ये देख लें कि वो किस खेल को अफोर्ड कर सकते हैं, उनका बच्चा, उनकी इकोनॉमी की, उनके सराउंडिंग। अब मैंने कहा जी मुझे खेल स्विमिंग करना है, मेरे सराउंडिंग में कोई तरण ताल ही नहीं है जी, मेरी परफॉर्मेंस कहाँ से पड़ेगी? तो हमें यह भी देखना पड़ेगा, या हमको जहाँ जाना है उस कोचिंग को लेने के लिए हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाना होगा जी। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये नहीं कि हमने किसी बच्चे को उठाया सीधे प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भेज दिया। उसके अंदर उससे पहले कूपर टेस्ट होता है, आपके फिटनेस टेस्ट होते हैं, उस बॉडी की जो उसके गेम्स के कंसर्न स्किल टेस्ट होते हैं, वो देख लेते हैं उन स्किल्स में कि इस बच्चे के अंदर इस गेम्स की स्किल है। एक होता है गॉड गिफ्ट और एक होता है बिल्ड गिफ्ट जी। आपके अंदर दोनों ही चीज़ होनी चाहिए जी। एक आपकी कार्य करने की क्षमता कि आप उसको प्रैक्टिस कर करके उसे होता है, और दूसरा आप गिफ्टेड भी होने चाहिए जी। आपके अंदर कुछ नेचुरल आनुवंशिकता जो बोलते थे ना जी, जीन्स, वो जीन्स जी। वो जीन्स होने चाहिए उस टैलेंट के, तो वो फिर और रिफाइंड होकर के आगे बढ़ जाते हैं और बच्चा वो नेचुरल, जैसे कि 100 मीटर रेस में भी कहा जाती है कि वो मसल पुल होता है जॉइंट में, अगर वो किसी का लिगामेंट चेक करते हैं अच्छा है तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि अब 100 मीटर दौड़िए। मैराथन के अलग चीज़ें टेक्निकली देखी जाती है। आखिर में मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा कि जो हमारा अपकमिंग टैलेंट है, खास करके जो खेल चुनना चाहता है, बनना चाहता है, उनके लिए क्या सलाह है? उन बच्चों के लिए खास करके जो भी 8-10 साल के हैं, जिन्होंने सोचा है कि हमें क्रिकेट, फुटबॉल या कोई कुछ भी खेलना है, तो उनके लिए आपको क्या लगता है, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? बच्चों से मैं और उनके अभिभावकों से कहूँगा बच्चों को खेलने के लिए खूब प्रेरित करें, खूब बच्चा खेले, खूब पसीना बहाए, लेकिन बच्चे के साथ साथ उसके रिजल्ट ओरिएंटेड भी उसे रखें जी। बच्चे को ये कह दें कि आपको खेलने दिया जाएगा, खूब खेलने दिया जाएगा, आपको अच्छे इक्विपमेंट, उसे उपहार दीजिए। किताबों के साथ साथ जब किताब दिया आपने, एक एक उसका इक्विपमेंट भी दीजिए। वो बच्चा निसंदेह आपका खेल में भी अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई में भी अच्छा होगा। आज बच्चा हो क्या रहा कि जो कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल खेलों की तरफ ही चले आते हैं, आप 3-3, 4-4 घंटे खेल के आ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे। तो मेरी ये सलाह है कि दोनों चीज़ पैरेलल चलनी चाहिए। आप खेल में अगर असफल हो गए तो पढ़ाई के माध्यम से जीवन में चले जाओगे, पढ़ाई में असफल हो गए तो खेलों के माध्यम से है। ये ना हो कि हम किसी एक ही विषय पर फोकस कर लें पूरा का पूरा और जीवन में उस विषय में फेल होने के बाद हम जो है हाशिए पर आ जाएं, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए मेरा हर बच्चे से निवेदन है, उनके पेरेंट्स से निवेदन है, बच्चों को दोनों ही चीज़ों में, सिर्फ उन्हें आप पहनने का कोई शक पैदा मत कीजिए, 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बच्चों को अच्छा खाना घर का दे दीजिए आप जी। उन्हें बोले खूब खेलें, खूब पढ़ें जी। जीवन में सुविधाएं बहुत आ जाएगी, जब बुलंदियों पे पहुंच जाओगे जी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां सारी सुविधाएं लेके आपके सामने खड़ी होंगी, लेकिन अगर बुलंदी में ना पहुंचोगे, आज अगर हम जो है आधुनिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, फैशन की तरफ चले जाएंगे, तो कल हम फैशन विहीन हो जाएंगे। इसलिए आज हमें परिश्रम करना होगा कि कल हमारा सुरक्षित रहे और कल हम लाइमलाइट में रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन बहुत सारी खूबसूरत बातों के लिए कि आपने जिस तरीके से एक समझाया कि जीवन शैली में खेलों का महत्व सिर्फ खेल से ही नहीं है, एक हमारा जीवन जीने का तरीका भी है और उसको समझने का और देखने का नज़रिया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।